बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इस बेहतरीन दुआ के साथ अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MD CAT जर्नी चैनल। सो स्टूडेंट, कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ जो हमारा सेशन चल रहा है MD CAT 2025 की प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसका आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए अटेंटिवली अटेंड करना है और नोटबुक अपने पास लेके बैठे, क्योंकि आज के लेक्चर का एक एक पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 होने वाला है। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं MD CAT 2025 की प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उसको फिल कर देना ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। और रोज़ाना जो है यूट्यूब पर वीकली स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने IUPAC नोमेनक्लेचर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है। उसके बाद हमने एक बहुत ही मेन टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन हमने 2 बेसिस पे करनी है, एक उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, दूसरा उसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है, और किस तरह से आपने इसको बहुत ही आसान तरीके से याद करना है वो मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने से पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ताकि फिर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको ये बात हो रही है, ठीक है, आज से तकरीबन 200 साल पहले की बात है कि सबसे पहले जो केमिकल कंपाउंड्स थे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब शुरू में ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक, देखें ऑर्गेनिक निकला है ऑर्गन से, जिसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। सो इधर से तसव्वुर ये था कि वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग थिंग्स से ड्राइव्ड होते हैं या बनते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग थिंग्स मींस के एनिमल्स, प्लांट्स या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह इनऑर्गेनिक, इनका मतलब होता है नॉट, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव नहीं होंगे, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स से ड्राइव्ड हुए होते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स में मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनसे ड्राइव्ड हुए होते हैं। सो पहले ये तसव्वुर था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? विनेगर से, ठीक है। और विनेगर जो है वो क्या है? विनेगर जो है वो हमें प्लांट से हासिल होता है। इसी तरह मैथनॉल जो कि अल्कोहल की कैटेगरी है, तो ये भी हमें प्लांट से, फ्रूट्स से हासिल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें, मिनरल एसिड में आप देख सकते हैं कि HCl, H2SO4, ये सब क्या होते हैं? मिनरल एसिड, ठीक है। और ये देखें, ये जो है मिनरल से ही निकले हुए हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाए तो ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक इन नेचर है। ये था पहले तसव्वुर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, ठीक है। सो अब इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमारे पास एक जो है थ्योरी भी आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है वाइटल फोर्स थ्योरी का, ठीक है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी सबसे पहले ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये किसने दी थी। तो जैकब बर्ज़ीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी 1809 में। अब ये थ्योरी क्या कहती थी? ये इसी पर बेस करती है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही हो सकता है, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करना या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज करना इम्पॉसिबल है। सो यही वाइटल फोर्स थ्योरी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कोई वाइटल फोर्स होती है, मतलब एक कुदरती फोर्स होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं फॉर्म्ड बनते हैं, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। यही वाइटल फोर्स थ्योरी थी। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का रोल आता है फ्रेडरिक ओलर, जिन्होंने 1828 में अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन के ज़रिए और हीट करने के ज़रिए उन्होंने लेबॉर्ट्री में यूरिया को प्रिपेयर किया।
अब जो यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो यहाँ से देखें कि जो ओलर था साइंटिस्ट, उसकी वजह से उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको प्रिपेयर किया। सो यहाँ से क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट MCQ आ गया कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन का क्रेडिट किसको मिलता है, ओलर को। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट थे, कॉल्ब और इसके अलावा कोई और भी थे, जिन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया था। लेकिन जो सबसे पहले जिसने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो थे ओलर, ठीक है। और इन्हीं को वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन का भी क्रेडिट मिलता है। अब यूरिया को इससे पहले जब प्रिपेयर किया जाता था तो वो मैमल्स के यूरिन से प्रिपेयर होता था, यूरिया फॉर्म्ड होता था। लेकिन पहली बार जो है लेबॉर्ट्री में अमोनियम साइनेट को डिकम्पोज हीट करने से यूरिया प्रिपेयर किया गया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है एक और डेफिनेशन सामने आई, क्योंकि अब वो डेफिनेशन तो रद्द हो गई कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन सामने आई कि इसके अंदर एक कार्बन जो है वो इसेंशियल एलिमेंट होना लाजमी है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन जो है एज ए इसेंशियल एलिमेंट होगा। उसके अलावा कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। तो इनमें से भी कोई एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़कर जो एक कंपाउंड बनाएंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब स्टूडेंट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो एक्सेप्शन क्या गया, अगर हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लें तो जैसे कि CH4 हो गया। अब देखें कार्बन इसेंशियल एलिमेंट है और साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसके अलावा C6H12O6 हो गया ग्लूकोज, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके अगर हम कुछ एक्सेप्शन की बात करें तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके अलावा CS2 कार्बन सल्फाइड गैस, ठीक है, और बाइकार्बोनेट। सो ये सारी किसकी ये सारी क्या है, एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर देखें कार्बन प्रेजेंट है, बट ये सब के सब क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन आ गई और यहाँ से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये डेफिनेशन थी वो भी रद्द हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। सो जो कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं, ठीक है, हमने पढ़े में हैं दो इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स कार्बन के, वो क्या है, एक ग्रेफाइट है और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डायमंड है। तो ये भी जो है कंसिस्ट तो ये भी कार्बन पर करते हैं, लेकिन ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखें कि यहाँ से कार्बन का इसेंशियल होना और उसके साथ कोई और कंपाउंड होना लाजमी नहीं है कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो। इसी के अलावा देखें NH4OH, ठीक है, ये क्या है, ये होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। उसके अलावा N2H4, ठीक है, ये होता है हाइड्रोजीन। सो ये दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अब अगर हम इसे देखें तो इसके अंदर कार्बन जो है एज ए इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ से भी देख लें, ये भी एक्सेप्शन आ गई कि हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजीन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इनके अंदर कार्बन जो है एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी ये डेफिनेशन भी रद्द हो गई। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अब हम वो देखते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, ये हमारे पास क्या है, मीथेन, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब इसका डेरिवेटिव किससे मुराद क्या है, कि अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी और फंक्शनल ग्रुप लगा दें, फॉर एग्जांपल OH लगा दें या फिर Cl लगा दें कोई भी, तो ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो मींस के ये भी सारे किस में आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक हो गया स्टूडेंट। यही मॉडर्न डेफिनेशन है और जो ज़्यादा काबिल कबूल है वो यही डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन कौन से पहले डेफिनेशन आई और फिर कौन सी डेफिनेशन रिजेक्ट हो गई और कौन सी अब एक्सेप्टेड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाती है। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी वाली जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे एक बहुत से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने यहाँ पर देखे। अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंस की तरफ, ठीक है, यानी हम एक कंपैरिजन करेंगे और ये कंपैरिजन का हर पॉइंट स्टूडेंट आपके लिए एक एक MCQ है, ठीक है। सो जल्दी से इसको करते हैं। देखें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है
और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जनरली सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस तीनों टाइप के होते हैं और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ एज अ MCQs हैं। ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, और जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि वीक होता है इसीलिए जो है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड के जो रिएक्शन हैं वो स्लो होते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं। इसकी वजह भी जब भी कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में एक हमारे पास जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है। और इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और सिग्मा बॉन्ड का टूटना इतना आसान नहीं होता, इसलिए ये वाले जो रिएक्शन है ये स्लो होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में कैटाइन और एनाइन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, तो इस वजह से ये रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, यानी ये वेपर्स जल्दी बनाते हैं, और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और जलते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन फ्लेमेबल और फायर को इतनी आसानी से कैच नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक गुड कंडक्टर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो हैं कलरलेस होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं। और ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने FSC, ये बिल्कुल FSC बेस टॉपिक है। ठीक है। हमने जो है सोर्सेज किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो अब उसके अंदर कौन कौन से सोर्सेज हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड एनिमल एंड प्लांट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं ये आते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। अब आपको पता ही होगा कि फॉसिल फ्यूल्स जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स के, उन्हें कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। ठीक है। अब इसकी जो है स्टूडेंट FSC की बुक्स के अंदर जो है इसकी डिटेल मेंशन है। ठीक है। आपने उसको रीड आउट कर लेना है। अब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता रही क्योंकि वो सिंपल सी जो है इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम कोल की बात करें, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोल जो है वो प्लांट्स के वुड जो होता है उसका वो मतलब दफन हो जाती है ज़मीन में। ठीक है। उससे फिर पीट बनता है और पीट से फिर कोल बनता है, और फिर कोल की डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं, एंथ्रासाइट और इस तरह से और बहुत सी टाइप्स होती है। ठीक है। तो हमने ये देखना है कि कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है। हमारे पास एक कोल गैस ऑब्टेन्ड होती है, उसके अलावा हमारे पास कोल तार ऑब्टेन्ड होता है और हमारे पास कोक ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है। अब कोल गैस जो है गैस है, कोल तार जो है लिक्विड है, और कोक जो होता है सॉलिड। अब कोल तार की अगर हम आगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो उसके साथ हमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। और कोल की जो है, ठीक है, मतलब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे बेंजीन, टोलुइन, जो इस तरह के एरोमेटिक होते हैं ना वो हमें मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें जो है अल्कीन्स वगैरह इस तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी मिलते हैं। ठीक है। इसी तरह नेचुरल गैस और एनिमल एंड प्लांट से भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। ये मैंने आपको सिंपल सा शॉर्ट समरी बता दी है, बाकी आप इसको रीड करिएगा तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमने क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो बेसिस पर, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर और एक उसके फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ से ही आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट भी स्टार्ट होती है। आपने ये जिस तरह से मैंने पूरा एक माइंड मैप बनाया हुआ है, इसी तरह से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड करके आपने भी इस तरह का माइंड मैप बनाना है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसाइक्लिक, ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड। अब एसाइक्लिक क्या होता है? सो स्टूडेंट देखें, ए का वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है। एसाइक्लिक मतलब कि जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं होती, मीन्स कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और इसी को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और दूसरी टाइप है साइक्लिक कंपाउंड्स जिसे रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और क्लोज्ड चेन कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। सबसे पहले हमारी ये जो है डिवीजन हो गई। अब देखें, अब जो एसाइक्लिक होगा,
ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले हम देखेंगे एसाइक्लिक को भी आगे से फिर डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में और दो टाइप्स की वजह से। एक सैचुरेशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और एक जो है उसकी चेन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेशन की बेस पर कैसे। सैचुरेशन का मतलब होता है ना डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इस बेसिस पर दो में क्लासीफाई किया गया। किस किस में स्टूडेंट? एक है हमारा सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब सैचुरेटेड में कौन कौन आ जाते हैं? जो सैचुरेटेड है उसके अंदर वो कंपाउंड्स आते हैं जिसके अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। तो अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा? अल्केन। ठीक है स्टूडेंट। अल्केन में अब जैसे कि हमारे पास मीथेन आ जाता है या फिर इथेन आ जाता है, इस तरह से ये सारे किस में आएंगे? सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये देखें ये ओपन चेन है, रिंग नहीं बना हुआ। ठीक है। और अनसैचुरेटेड में फिर या कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी sp2 का मतलब डबल बॉन्ड होगा या फिर sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड की एग्जांपल आ जाती है अल्कीन। ठीक है। ये आ गई। सिंपलेस्ट की हम बात कर रहे हैं। सिंपलेस्ट अल्कीन क्या है हमारे पास? इथीन। और अगर सिंपलेस्ट अल्काइन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है? इथाइन, जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। सो ये सिंपल सी जो है टाइप्स हैं सैचुरेशन की बेस पर एसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ चेन। ठीक है। अब चेन के बेसिस पर दो तरह के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एक आ जाता है स्ट्रेट चेन और एक आ जाता है ब्रांच्ड चेन। ठीक है स्टूडेंट। अब स्ट्रेट चेन क्या होती है? एक बार इसको हम डिलीट करते हैं। यस। सो अब स्ट्रेट चेन क्या होती है स्टूडेंट? स्ट्रेट चेन का मतलब ये है कि जो एक कार्बन पूरे कंपाउंड में कोई एक कार्बन मैक्सिमम सिर्फ दो कार्बन एटम से अटैच हो, दो से ज़्यादा से अटैच ना हो। फॉर एग्जांपल ये देखें आप, ये हमारे पास एक प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। सो इसके अंदर देखें ये वाला जो कार्बन है ये मैक्सिमम सिर्फ दो कार्बन से अटैच है। ठीक है। कोई एक कार्बन दो कार्बन से अटैच हो, उससे ज़्यादा से अटैच ना हो, तो ये क्या होगा? एक स्ट्रेट चेन। और मैंने आपको नोमेनक्लेचर में भी बताया था कि जो सिंपलेस्ट जो टर्मिनल कार्बन पर अगर लगे होंगे ना कार्बन एटम, तो वो स्ट्रेट चेन होगी। अगर टर्मिनल कार्बन के अलावा सेकेंड या फिर किसी और कार्बन पर भी अटैच होंगे तो वो फिर ब्रांच्ड चेन होती है। ठीक हो गया। अब इसके एग्जाम्पल वही अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें ब्रांच चेन क्या होगी कि एक कार्बन एटम मैक्सिमम जो है 3 या 4 कार्बन एटम से अटैच हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम अगर एक ये एग्जांपल लेते हैं। यस, ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है। ठीक है। आइसोब्यूटेन क्या होता है ये हम पीछे पढ़ आए हैं नोमेनक्लेचर में। तो अब इसके अंदर देखें ये वाला जो कार्बन है ये मैक्सिमम 3 कार्बन से अटैच है। तो एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, मीन्स कि ये ब्रांच्ड चेन की एग्जाम्पल है। सो ये सिंपल से थे एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो अब चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। यस स्टूडेंट। सो अब साइक्लिक कंपाउंड्स की भी आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है होमोसाइक्लिक, जिसे कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, और एक आ जाती है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट। ये जो है टी है, यहाँ पर टी होना है। अब इसके अंदर देखें, अब देखते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक वो होंगे कि जिसके अंदर जो रिंग है, क्योंकि है तो ये रिंग स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर जो रिंग है वो टोटली सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगी, इसीलिए इसको होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा स्टूडेंट कि जिसके अंदर जो रिंग है उसी के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट होगा। हेट्रो एटम मीन्स के कोई, हेट्रो का मतलब भी क्या होता है? डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम। तो हेट्रो का मतलब क्या है? कोई डिफरेंट एटम, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस या हेलोजन, वो रिंग का हिस्सा होगा। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ फिर, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले देखें, अब रिंग जो है सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल है, तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक देखें स्टूडेंट। एलिसाइक्लिक आपको जो है एली से एलिफेटिक से मिलता हुआ नज़र आ रहा है ना, मतलब कि ये वो है जो कि एलिफेटिक से मिलते जुलते होंगे। ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड से देखें। अब एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या आते हैं? सिंपल, जैसे कि हमारे पास एक प्रोपेन है। ठीक है। तो अब हम क्या करें, अगर हम इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें इधर से और इनको जोड़ दें तो हमारे पास साइकिल बन जाएगी। फिर देखें CH2 CH2। ठीक है। और यहाँ पर एक और CH2 आ गया, तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट।
इसी तरह हमारे पास जो एन ब्यूटेन होगा, अगर हम उसके टर्मिनल जो हैं हाइड्रोजन उनको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अब ये देखें सिंपल सा ये स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर समझा दिया नोमेनक्लेचर में, तो अब आपको इसकी समझ होगी, ठीक है। ये देखें ये क्या हमारे पास आ गया, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह हो सकते हैं। अब इनका अगर हम जनरल फार्मूला देखें ना, साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो वो फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, और यही फार्मूला हमारा अल्कीन का भी होता है। सो इसलिए ये पॉइंट आपने याद रखना है कि साइक्लोअल्केन का और अल्कीन का, ठीक है, ये अल्कीन है, इनका जनरल फार्मूला सेम होता है। सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी। अभी हमने अल्केन की बात कर ली, इसी तरह साइक्लो अल्कीन भी होते हैं, साइक्लो अल्काइन भी होते हैं। अब देखें जो भी चेन है ना, तो चेन के लिए 3 कार्बन वाला, ठीक है, अल्केन, साइक्लो अल्केन के लिए 3 कार्बन वाला कंपाउंड होना लाजमी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इथेन जो है वो साइक्लो इथेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि उनके दरमियान एक रिंग बन ही नहीं सकता, ठीक है। सो रिंग बनाने के लिए 3 कार्बन होना लाजमी है। अब अगर हम जो है अल्कीन की बात करें, साइक्लो अल्कीन की, तो देखें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हमारे पास अगर अल्कीन है, ठीक है, यहाँ पर हमें एक और सिंगल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। तो अब इधर से हमने एक टर्मिनल और इधर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या, ये देखें 4 कार्बन वाला होगा, ठीक है, तो इस तरह से हम बना देंगे और एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। इसी तरह से साइक्लोप्रोपीन हो सकता है। अब यहाँ पर आपने ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसका भी जनरल फार्मूला होता है साइक्लोब्यूटीन का जनरल, साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, और यही फार्मूला किसका होता है, अल्काइन का भी। तो साइक्लो अल्कीन और अल्काइन का फार्मूला सेम होता है, ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी। इसी तरह अगर आप 5 कार्बन वाला बना देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड लगा दें किसी भी जगह तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन, ठीक हो गया स्टूडेंट, ये बातें आपने याद रखनी है। इसी तरह अब ये स्टूडेंट, इसी तरह से अब अगर हम अल्काइन का देखना जाएँ तो अल्काइन का जो है 7 कार्बन वाले अल्काइन से स्टार्ट होगा और वो कहलाएंगे साइक्लो अल्काइन। उसके अंदर हम किसी के दरमियान भी ट्रिपल बॉन्ड शो कर देंगे। सो ये हो गया। अब हम देखते हैं एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो एरोमेटिक में भी फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाती है बेंजीनॉइड और एक आ जाती है नॉन बेंजीनॉइड। अब एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना लाजमी होता है, तो जब वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। अब वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन पहले हम ये देख लें कि बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अब क्योंकि हमें एफएससी तक हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा सिर्फ वही एरोमेटिक कंपाउंड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। बेंजीन वाले तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉन बेंजीनॉइड भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बेंजीनॉइड कौन से होंगे, जिनके दरमियान एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। तो सिंपल एक तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, बेंजीन, ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या आ जाएगी, जितने भी हमने बेंजीन के जो सब्सटीट्यूएंट्स पढ़े थे इसके ऊपर आप OH लगा दें तो फिनोल बन जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आप अगर CH3 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा वो टोलुइन बन जाएगा। तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, हेटेरोसाइक्लिक में हमने क्या कहा है कि जो कोई एटम है ना, दूसरा एटम वो रिंग का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा नहीं है बल्कि रिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो ये एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। ये CH3 भी रिंग के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह आप इसके ऊपर अगर NH2 लगा देंगे तो जब भी ये रिंग का हिस्सा नहीं होगा बल्कि ये रिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरह की एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन बेंजीनॉइड वाले कौन से, अच्छा बेंजीनॉइड में और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे कि अब बेंजीन जो फ्यूज्ड भी हुए हो सकते हैं आपस में, इस तरह से अगर 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड होंगे तो वो कहलाता है नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन। इसी तरह अगर 3 अटैच्ड होंगे तो वो कहलाएगा एंथ्रेसीन, ठीक है। और इसी तरह अगर 2 बेंजीन आपस में ज्वाइन हुए में हों लेकिन आपस में उनका जो फ्यूजन ना हुई हो, ठीक है, एक बॉन्ड के जरिए हों, तो ये कहलाता है बाइफिनाइल। तो ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। अब इसके बाद नॉन बेंजीनॉइड की अगर हम बात करें तो नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा बल्कि वैसी रिंग होगा, ठीक है। और वो अगर उन जो मैं आगे चल के आपको 4 जो है कंडीशंस बताऊंगी वो फुलफिल करता होगा तो वो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। इसकी एक एग्जाम्पल है 7 कॉर्नर वाला
ये देखें, ये जो एक कंपाउंड है इसका नाम होता है एजुलिन, ठीक है। तो ये एक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक में क्या क्या होते हैं, ठीक है। सब हेट्रोसाइक्लिक में अगर बात की जाए तो हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा और वो रिंग का ही हिस्सा होगा, ठीक है। अब इसकी भी फिर आगे से टाइप्स होती हैं, एलिसाइक्लिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में जो पढ़ाए गए हैं वो सारे एरोमेटिक हैं, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक, अब अगर इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, देखें स्टूडेंट, ये 6 कॉर्नर्ड रिंग और ये एन जो है ये इस रिंग का ही हिस्सा, यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर एन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम नेम हमसे पूछ लिया जाए तो ये क्या होता है, जिसके अंदर एन लगा हुआ हो रिंग का हिस्सा तो वो कहलाता है पायरिडीन, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हमारे पास 5 कॉर्नर्ड रिंग होगा, ठीक है, और उसके दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा होगा तो इसका नाम होगा फ्यूरान, ठीक है स्टूडेंट। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ इस तरह से ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इधर अगर हम जो है यहाँ पर अगर हम 5 कॉर्नर्ड रिंग ही बनाएं लेकिन ऑक्सीजन की जगह अगर हम एस लगा दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है थायोफीन, ठीक है, ठीक है। इसी तरह इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल है। अगर हम 5 कॉर्नर्ड रिंग ही बनाएं और यहाँ पर हम एन लगा दें तो क्या कहलाएगा, पायरोल, ठीक है। अगर 6 कॉर्नर्ड रिंग के दरमियान हमने एन लगाया तो वो कहलाता है जी पायरिडीन, और अगर 5 कॉर्नर्ड रिंग के दरमियान लगाया तो वो कहलाता है पायरोल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी एग्जांपल्स थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की और एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में। तो ये वाला सारा जो है आपने इसी तरह से आपने याद करना है और इसी तरह से ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसी तरह से जैसे मैंने बताया। अब इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स लिख कर दिखाई है ना, लेकिन आपने ये एग्जांपल्स भी इसी तरह से नीचे जो है इस तरह से एक एक लाइन लगाकर उसके अंदर लिखते जानी है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपने पूरा माइंड मैप बनाना है, ये आपकी असाइनमेंट है। बहुत ईजी सा था लेकिन ये काफ़ी बार स्टूडेंट को जो है भूल जाता है, इसलिए आपने एक बार माइंड मैप बना लेना है ताकि जब भी आपने याद करना सिर्फ उस माइंड मैप को रिवाइज करें, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी सैचुरेशन होती है ना, तो जहाँ पर भी सैचुरेशन की बात होती है तो वहाँ पर वो हमेशा कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जहाँ पर सैचुरेशन होगी सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे वहाँ पर, यानी कि कोई सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पर हमने किसी एक एटम को निकालेंगे तो उसकी जगह हम किसी दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ये कौन सा रिएक्शन कौन देता है, अल्केन, क्योंकि अल्केन क्या है, सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड है। और अनसैचुरेशन जहाँ पर होती है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हम पाई बॉन्ड को तोड़कर वहाँ पर कोई और जो है एटम उसको ऐड कर सकते हैं। मीन्स जहाँ अनसैचुरेशन होती है वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब कि अल्काइन और अल्कीन जो है कौन से रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन फिर बहुत सी किस्म के होते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, वो जब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह चैप्टर्स को तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये कंडीशंस होना लाजमी है कि वो लाजमी हक्कर रूल फॉलो करे। हक्कर रूल क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके अलावा वो प्लेनर भी होना चाहिए और उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट के वो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक तो होना लाजमी है, ठीक है। अब प्लेनर है या नहीं ये हमें उसके स्ट्रक्चर से ही पता चलता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ये हमें याद करना पड़ता है कि वो प्लेनर है या नहीं, और इसको याद करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। अब हक्कर रूल देखते हैं। हक्कर रूल क्या है कि जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो समझे हक्कर रूल फॉलो करें, मतलब 4n+2, ठीक है। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हक्कर रूल। अब n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हक्कर रूल फॉलो करेगा। जैसे कि अगर हम बेंजीन की ही मिसाल लें, ठीक है, तो 4, अब यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट, एन की वैल्यू, अब देखें यहाँ पर एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखें एक बेंजीन रिंग है ना, तो हम इधर क्या पुट कर देंगे, 1 और +2 कर देंगे = पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 + 1 कितना आ गया, 4 × 1 4 +2 = पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हक्कर रूल को फॉलो करे। इसी तरह अगर हम नेफ्थलीन बना लें तो उसके अंदर 2 हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने मालूम कर लेना है, ठीक है। जितने आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये देखें, ये मैं एक नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। उसके अंदर देखें 4 के अंदर हम 2 लगाएंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग +2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब देखें 4 × 2 कितना होता है, 4 2 =
8 + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने आ गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मतलब कि जिसके अंदर 1 0 1 2 3 4 इनको फॉलो करते हुए जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो स्टूडेंट क्या होता जाएगा, मीन्स के वो क्या होते हो जाएंगे, हकर रूल को फॉलो करेंगे। अब देखें जैसे 6 आया फिर 10 आया, मतलब यहाँ पर देखें कि ये शॉर्टकट है 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन और इस तरह आगे 18 पाई इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर ये सीरीज़ आ रही होगी सिर्फ वही जो है हमारे पास क्या होंगे, हकर रूल को फॉलो कर रहे होंगे, वरना नहीं। ये हमने कैसे किया, 4 4 हमने इनके अंदर ऐड करते गए हैं तो हमारे पास एक सीरीज़ आ गई कि जो सिर्फ इसको फॉलो कर रहे होंगे वही सिर्फ हकर रूल को फॉलो कर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि उससे आपकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा जी अब हमने साइक्लोहेक्सीन पढ़ लिया है तो क्या ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक, एसाइक्लिक या फिर एलिसाइक्लिक। तो हमने पढ़ा है कि साइक्लोहेक्सीन जो है वो क्या होगा, एलिसाइक्लिक। अब यहाँ पर आपको जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए एलिफेटिक भी दिया गया, एसाइक्लिक भी, लेकिन एसाइक्लिक का मतलब है जिसके अंदर साइकिल नहीं होगी, तो वो तो ये हो ही नहीं सकता साइक्लोहेक्सीन। एलिफेटिक भी इन्हीं को कहा जाता है और एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए एलिसाइक्लिक ही है इसका सही जवाब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें से अब हमने बताना है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है। हेटेरोसाइक्लिक मीन जिसके अंदर डिफरेंट एटम जो है वो साइकिल का ही हिस्सा होगा। सो एनिलीन, प्रोपेन, फ्यूरान, मीथेन। एनिलीन वो भी नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा, तो फ्यूरान अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि फ्यूरान ही इसका करेक्ट ऑप्शन होना है। एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको स्टूडेंट पता ही होगा, पीछे हमने पढ़ा है प्रीवियस जो हमने नोमेनक्लेचर किया था कि यहाँ पर NH2 अटैच होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो अब नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्ट ऑड वन, यानी जो डिफरेंट है इन सब में से उसको सिलेक्ट करना है। पायरिडीन, टोलुइन, फिनोल, एनिलीन। अब इसमें से डिफरेंट अगर आप इसको देखें गौर से तो आपको नज़र आएगा कि जो बीटा, चार्ली और डेल्टा है ये तीनों ही कौन से हमें दिए गए हैं, ये तीनों ही हमें एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स दिए गए हैं। जबकि अगर हम पहला देखें तो ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक यानी कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड के एग्जांपल पूछ रहे हैं। एसिटाल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन या फिर इथेन। तो इसके अंदर से उन्होंने हमसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, ठीक है। यहाँ पर नॉट जो है ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि जो कि एसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो साइक्लोप्रोपेन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एंथ्रासीन। एंथ्रासीन मैंने आपको बताया कि जो 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंथ्रासीन। तो स्टूडेंट अब अगर हम इसका अगर हमसे पूछा जाए ना पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मालूम करना है तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर n जो है वो बेंजीन रिंग के नंबर है, तो यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग है तो 3 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 12 + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट पता है कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्या होती है कि स्टूडेंट समझते हैं कि 3 बेंजीन रिंग है ना, तो मतलब 3 पाई बॉन्ड एक के अंदर, 3 पाई बॉन्ड दूसरे में, 3 ही पाई बॉन्ड तीसरे में, तो 18। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसका मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दिखाती हूँ, ये देखें। तो यहाँ वाला बॉन्ड जो म्यूचुअल बॉन्ड आ रहा होता है इसलिए वो हम दोबारा से शो नहीं कर, ये देखें इस तरह से होता है कि एक जो यहाँ पर बॉन्ड होता है ना वो आपस में दोनों तरफ शेयर हो रहा होता है, इसलिए 14 पाई अलग। अब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सो फंक्शनल ग्रुप जो है कोई एटम भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब एटम जैसे कोई हेलोजन हो जाए, ठीक है, तो ये भी क्या होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करते हैं। उसके अलावा ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि इसके अलावा NH2 ये भी एटम का ग्रुप है तो ये भी फंक्शनल बॉन्ड है। उसके अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अब फंक्शनल ग्रुप की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप के आने से पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास मीथेन है, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन को जो है OH से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने के लिए बेसिस के तौर पर एक्ट करता है। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पर पूरी एक जो है
एक फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर पूरी एक क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे अल्कोहल, फिर वो पूरी एक क्लास होगी और उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फिर ईथर की क्लास है तो उस फंक्शनल ग्रुप के बेस पर वो पूरे जो जितने भी ईथर के कंपाउंड्स होंगे उन सब की कुछ प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो इन जो सेम जो सीरीज़ बनती है उसे कहा जाता है होमोलोगस सीरीज़। उसके अलावा यही नोमेनक्लेचर को बेसिस भी देते हैं, यानी नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी भी इन्हीं को दी जाती है, पेरेंट चेन में इनका नाम लिखा जाता है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट जो होता है ना, केमिकली जहाँ पर रिएक्शन अकर होता है, वो भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर भी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ये जो है पूरा एक टेबल है, ये भी आपकी असाइनमेंट है। आपने ये पूरा टेबल तो मैं एक स्लाइड में शो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट इसकी जो है टाइप्स बनाकर आपको एक एक करके शो करूँगी। आपने इन सबको एक ही पेज पर इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, सो देखें, अब सबसे पहले मैं इधर फंक्शनल ग्रुप लिखूँगी, फिर उसका नेम क्या है और फिर उसकी क्लास का नेम क्या है, फिर उसकी एग्जांपल और उसका जनरल फार्मूला बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इन सबको इकट्ठा करके एक ही पेज पे लिखना है। पहला फंक्शनल ग्रुप, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन हमने इसको भी याद करना है। ये अल्केन है तो इसके लिए नेम यूज़ होता है एन का, और ये क्लास क्या कहलाती है, अल्केन। इसकी एग्जांपल देखी जाए तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, मीथेन। जनरल फार्मूला की बात की जाए CnH2n 2n+2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अल्कीन, डबल बॉन्ड। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए जो नेम यूज़ होता है वो होता है इन का, और अगर इसकी क्लास का नाम पूछा जाए तो क्या होगा, अल्कीन। और इसकी एग्जांपल पूछी जाए तो CH2H2। अब इसका जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूलाज आपने लाजमी याद करना है, CnH2n। अब ये देखें जनरल फार्मूला बनता कैसे, तो देखें यहाँ पर कार्बन 2 है ना, और हाइड्रोजन कितने 4, मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके 2 गुना, तो Cn कर दिया और H उसका 2n हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है ट्रिपल बॉन्ड की, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्काइन। तो इसके लिए आइन का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, सफिक्स के तौर पर, और इस क्लास को क्या कहते हैं, अल्काइन। अगर इसकी एग्जांपल पूछी जाए तो हम सिंपलेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट एग्जांपल है। ये क्या, एसिटाइलिन भी कहते हैं और इथाइन भी कहते हैं, और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आएगी वो होगी हेलोजन की। ठीक है, हेलोजन के लिए जनरल जो है हम एक्स का वर्ड यूज़ करते हैं, और इसके लिए नेम क्या दिया जाता है, हेलो का। ठीक है, और ये क्लास की क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास कोई भी मिथाइल ग्रुप लग सकता है तो इसे कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो CH3 और Cl, ये एक एग्जांपल हो सकती है। अब अगर हम इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, CnH2n-1। ये हमने पढ़ा था कि ये फार्मूला मिथाइल ग्रुप का होता है, और साथ हमने कोई एक हेलोजन ऐड करना है तो हम हेलोजन लगा देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है -SH, इसको कहा जाता है मेरकैप्टो। ठीक है, और इसका नाम होता है थाइयोल। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है थाइयोल। ठीक है, जहाँ पर भी ऐसा आ जाए तो थाई का वर्ड आता है, यूज़ होता है। ठीक है, और इसके लिए जनरल फार्मूला जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट जो है हम इसके जो है, अब अगर नेक्स्ट पे हम चलें तो एक इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो होता है OH, जिसके लिए वर्ड यूज़ होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, एज अ सफिक्स यूज़ होता है, एज अ प्रीफिक्स यूज़ होता है। सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पर क्या क्या यूज़ होता है वो मैंने आपको पीछे बताया था अपने नोमेनक्लेचर वाले लेक्चर में, उधर से आपने वो याद करना है। और इसके लिए जो क्लास क्या कहलाती है इसकी, अल्कोहल। ठीक है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज़ होता है और सफिक्स का यूज़ होता है ओल। एग्जाम्पल देखें तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं मैथनॉल की। ठीक है, मिथ के साथ ओल लगा दिया तो मैथनॉल बन गया। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 और साथ O ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ना, ये पूरा क्या है, CH4 है, मतलब अल्केन वाले फार्मूला, और साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो पूरा अल्केन का फार्मूला लिखकर साथ एक ऑक्सीजन हमने ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो अब ये मैं आपको सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईथर, यानी यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, यहाँ पर भी, और बीच में ब्रिज के तौर पर जो है एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो वो कहलाता है ईथर। तो इसका नाम क्या होगा, ईथर लिंकेज। और इस क्लास का नाम क्या होगा, इस पूरी क्लास को कहा जाता है ईथर। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो ये देखें CH3OCH3। ठीक है, इथॉक्सी ईथर।
ठीक है स्टूडेंट। और इसका अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका भी जनरल फार्मूला वही होगा जो कि हमारे पास अल्कोहल का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन से वो दो क्लासेस हैं जिनका जनरल फार्मूला सेम है। तो अल्कोहल और ईथर, इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है। नेक्स्ट ये देखें, ये मैं आपको फंक्शनल ग्रुप इसलिए एक एक करके बता रही हूँ, साथ उसकी ट्रिक बता रही हूँ कि इसको आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, ताकि आप जब ये पूरा एक चार्ट बनाएंगे ना तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स वैसे याद हो जाएंगे, आपको जब बार बार याद करने की ज़रूरत भी